हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैक बोर्ड ने क्लास 12 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है और उस बदलाव में जो अब आपको क्लास 12 के बोर्ड पर एग्ज़ाम में 40% क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का 40% जो मार्क्स होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएगा, यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके 40% मार्क्स जो हैं वो वहीं से आएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इस वीडियो की सीरीज में मैं क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लेकर आऊँगा, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, यानी कौन सा फिगर जो है वो एक सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें टर्मिनेट करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से इमिट करती हैं, यानी नेगेटिव चार्ज की ओर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और पॉजिटिव चार्ज के बाहर की ओर होती है। इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें जो लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज की ओर है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखते हैं इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कूलॉम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज वेरीज विच डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज, यानी कूलॉम फोर्स जो है वो दो चार्ज के बीच डिस्टेंस से कैसे रिलेटेबल है, यानी किस तरह वेरी करता है डिस्टेंस से। तो हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, यानी कूलॉम्स लॉ जो है वो डिस्टेंस के जो है वो स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलॉम्स लॉ जो है कूलॉम्स फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसने किसने सबसे पहले खोज की थी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की खोज जो है वो सबसे पहले मिलिकन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की खोज सबसे पहले मिलिकन ने की थी। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस देन। तो ए और बी जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 2 पॉइंट हैं। तो हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल होता है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 2 पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो हम इसे कह सकते हैं वी ए इक्वल टू वी बी। अगला अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग सेल एट एनी। तो एक चार्ज कंडक्टिंग सेल के किस भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। तो किसी भी कंडक्टिंग सेल जो होता है, कंडक्टिंग बॉडी, उसके इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो किसी भी कंडक्टिंग सेल के इंटीरियर पॉइंट, यानी उसके अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है, टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट अ डिस्टेंस आर exerts a force F on each other
If the charges are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on the charge is. तो दो चार्ज रखे हुए हैं डिस्टेंस r पे और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो है F। अगर हम दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें और दोनों चार्ज जो हैं उनको आधा कर दें तो जो है वो नया फोर्स जो होगा वो कितना होगा। तो हमको पता है कूलॉम्स फोर्स जो होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम दोनों चार्ज को आधा कर रहे हैं तो यानी हम ऊपर जो है वो 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं यानी यहाँ r की जगह अगर हम 2r कर रहे हैं तो नीचे जो है 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये पूरा जो f हो जाएगा वो हो जाएगा F/16। तो जो नया फोर्स होगा वो अगर पुराना फोर्स अगर F था तो नया फोर्स F/16 हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 0। स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर होता है। यानी अगर एक स्फेरिकल सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस पे जो इसका पोटेंशियल होगा उसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis. The total flux for the curved surface of the cylinder is given by. तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सिलेंडर के कर्व सरफेस के कारण। तो अगर मान लिया जाए ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके एक्सिस के अलॉन्ग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है इस डायरेक्शन में। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है थ्रू द कर्व सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds यानी कि E ds cos थीटा। तो E जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और जो इसका एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हो जाता है 0। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कर्व सरफेस के कारण वो हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स shows the variation of electric field E due to a hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from center of the sphere। तो हमें ग्राफ निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। तो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हमें ग्राफ निकालना है और जहाँ जो r है वो रेडियस से उस पॉइंट की दूरी है। तो हमें पता होता है कि अगर, तो मैंने भी बताया कि अगर कोई स्फेरिकल सेल होगा तो उसके अंदर का जो पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अगर हम r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू r तक ले लें तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 मिलने वाला है और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटता जाएगा। तो अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो
यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस ग्राफ में है। तो इस ग्राफ में तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इस ग्राफ में भी 0 नहीं है और इस ग्राफ में भी 0 नहीं है। तो हम ऑप्शन ए में देखेंगे कि 0 से R इक्वल टू कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है उसे क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यही होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम F बाय क्यू भी लिख सकते हैं, F बाय क्यू हम इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? तो फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और नेचर ऑफ चार्ज के बारे में भी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की ओर आ रही होंगी तो वो नेगेटिव चार्ज होगा और यदि वो चार्ज से दूर जा रही होंगी तो वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो ए बी सी ये तीनों सही, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा जो कि है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट जो है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है वो होता है डी बाय कूलॉम मीटर, जिसे डी बाय भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है डी बाय, इसे हम कूलॉम मीटर भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। तो गॉस लॉ के लिए जो हम लोग सरफेस कंसीडर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। आपने बहुत सारे डेरिवेशन किया होगा जिसमें आप गॉसियन स्फेयर, गॉसियन सिलेंडर ऐसा लेके, यानी गॉसियन सरफेस कोई भी एक लेके डिराइव करते हैं इक्वेशन। तो गॉस लॉ के लिए जो सरफेस हम कंसीडर करते हैं उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। ग्लास रॉड यानी किसी हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ अगर हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड जो है वो सिल्क को कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगा। इससे क्या होगा? ग्लास रॉड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दोनों में चार्ज आता है, इसी कारण से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है two charges q1 and q2 are placed in a vacuum at a distance d and the force acting between them is F. If a medium of dielectric constant 4 is introduced around them, the force now will be। तो इस पे हमें पूछा है यदि दो चार्ज है q1 और q2, q1 और q2 दो चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है d। यदि हम इन दोनों के बीच एक मीडियम लगा दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k जो है वो 4 हो, तो अब जो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा वो क्या होगा? तो फोर्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैसे वेरी करता है ये हम जानेंगे। तो यदि F पहले का फोर्स था तो F डैश जो नाउ अब जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा F, यानी जो पहले का फोर्स था, बाय K। तो अगर पहले F फोर्स लग रहा था और अब हम एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ये इन दोनों के बीच इंट्रोड्यूस करा दिए तो नया फोर्स जो होगा वो F बाई K हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो नया फोर्स होगा जो उन दोनों चार्जों के बीच लग रहा होगा वो हो जाएगा, पहले जो चार्ज लग रहा था F बाई 4, तो नया जो चार्ज होगा वो हो जाएगा F बाई 4। ये है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और मैं इस क्वेश्चन को बताने नहीं वाला हूँ, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहा और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।